नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा जो लेक्चर है वो हेलो एरीन्स का मेरा बस सेकंड लास्ट लेक्चर है और एक लेक्चर इसके बाद और आएगा। और मेरा जो हेलो एल्केन्स और बेटा हेलो एरीन्स है ये मेरा इंटर का सिलेबस का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो हेलो एल्केन्स है हेलो एरीन्स हैं उनकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है और हमारे पास जो बेटा हेलो एरीन्स हैं उनकी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मतलब हमारे पास जो हेलो एरीन्स हैं उनकी बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक, तो देखो पहला पॉइंट तो बच्चा यहाँ पर आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इनकी बेटा फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो मेरे पास हेलो एरीन्स या तो आपके लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे या तो आपके सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। मतलब इन दोनों फॉर्म में आपका हेलो एरीन्स एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आपका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो बेटा हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए, या अगर बेटा मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया है तो हो सकता है बेटा आपका जो भी हेलो एरीन है वो आपका सॉलिड स्टेट में चला जाए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बात करते हैं इनकी बेटा वाटर सोल्युबिलिटी क्या है। तो पहली बात तो आपका कोई भी हेलोजन, क्लोरोबेंजीन हम लोग रेयर केस में लेते हैं, मोस्टली हम लोग बात करते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो इन सब की वाटर के साथ किसी प्रकार की कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है बेटा। इन सब की वाटर के साथ किसी प्रकार की कोई भी एच बॉन्डिंग या किसी प्रकार का कोई खास इंटरेक्शन नहीं होता है। इस वजह से प्लस इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है ये भी हेलो एल्केन्स के कंपेयर में काफी कम होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो हेलो एरीन्स हैं बेटा वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? वाटर इनसोल्यूबल, मतलब ये जल में घुलते ही नहीं है। मतलब क्लोरोबेंजीन डाल देंगे बेटा वो अपनी अलग से लेयर बना के बैठ जाएगा, वाटर में इनसोल्यूबिलिटी है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं सारी की सारी हेलो एरीन्स की बच्चा बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये लिक्विड फेज में हो सकते हैं या बेटा सॉलिड फेज में हो सकते हैं। दूसरा ये वाटर इनसोल्यूबल है, इनकी वाटर में सोल्युबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं बेटा इनके बॉइलिंग पॉइंट और बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे पास हेलो एरीन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा C6H5F फ्लोरोबेंजीन, मैंने लिखा C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, मैंने लिखा C6H5Br ब्रोमोबेंजीन या C6H5I आयोडोबेंजीन। तो आप देख सकते हैं कि सब में बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट तो बेटा कांस्टेंट रहेगा, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके हेलोजन का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। इस वजह से इधर जाएंगे जब आप तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा इंक्रीज करेगा और बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। मतलब पहला जो फैक्टर होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसके बाद हम लोग अदर इंटरेक्शंस पे ध्यान देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस है, मगर अगर मॉलिक्यूलर वेट ही ज्यादा आ गया, अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट ही बेटा ज्यादा आ गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा ही निकलेगा। मतलब क्लोरोबेंजीन से ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्लोरोबेंजीन का होगा, क्लोरोबेंजीन से ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपका ब्रोमोबेंजीन का होगा और ब्रोमोबेंजीन से ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका आयोडोबेंजीन का होगा। तो ये बच्चा इनका हो गया आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मगर हाँ, अगर मेरे पास 3 हेलोबेंजीन ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन बहुत फेमस है आपके सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड में, ये क्वेश्चन आप जाके देखिएगा आपके पीआईक्यूज में क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया बच्चा? देखिए यहाँ पर उसने एक दे रखा है डाइक्लोरोबेंजीन, मगर उसने दे रखा है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर उसने दोनों सीएल को लगा दिया मेटा पोजीशन पे। ठीक है, दोनों को लगा दिया उसने मेटा पोजीशन पे और फिर उसने दोनों सीएल को लगा दिया पैरा पोजीशन पे। सीधी सी बात है, इन तीनों का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा, ठीक है, अगर बच्चा मैं इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा तो इन तीनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम आएंगे। अब तो भाई बड़ी दिक्कत आ गई। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का इनका देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो बहुत नजदीक होता है, वो आप लगभग आपको याद ही करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक होता है,
मगर मेल्टिंग पॉइंट वाले में एक पॉइंट होता है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। जिस सब्सटेंस की पैकिंग अच्छे से हो जाती है, जो सब्सटेंस अच्छे से क्लोज पैक हो जाता है, उसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास इनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डाटा याद करने बैठेंगे ना, अगर आप डाटा आपसे वहां पर इनके बॉइलिंग पॉइंट के डाटा नहीं पूछे गए, आपसे बस ये पूछा गया है कि भाई इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है या सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, ठीक है। तो मैं बता दूं बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही नजदीक है। बॉइलिंग पॉइंट में तो दो का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कैसे कंपेयर करा पाएंगे, क्योंकि कोई खास इंटरेक्शंस में डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। मगर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो पैकिंग पर डिपेंड करता है, जिसमें देखा गया है कि जो पैरा वाला है ये अच्छे से क्लोज पैक होता है इन कंपेयर टू आर्थो एंड इन कंपेयर टू क्या मेटा। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखिए मैंने ऐसे बनाई है, मैंने ऐसे करके ऐसे ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब गया और थोड़ा उठाओ। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको ध्यान रखना है ऐसे करके ऊपर उठा, ठीक है। ठीक है सर, ये क्या समझा रहे हैं सर, क्या ही है ये, तो बता रहा हूं। देखिए ये जो पहला वाला है ये बेटा, ये मेरा जो पहला सीक्वेंस है ये बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के है, और ये जो बाद वाला है बच्चा ये मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। सर समझ में नहीं आया कुछ, अभी समझाता हूं। आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का नीचे गया थोड़ा ऊपर उठा, मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा ज्यादा ऊपर उठेगा। मतलब देखिए आर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, उससे कम बेटा किसका है, मेटा वाले का, और फिर उससे थोड़ा ज्यादा है आपका किसका, पैरा वाले का। मतलब कुल मिला के सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका आर्थो वाले का है, और उससे कम थोड़ा सा पैरा वाले का है, उससे कम बेटा मेटा वाले का। मतलब ये आर्थो का है, ये मेटा का, ये पैरा। यहाँ देखिए क्या हुआ, चालू यहां से हुआ है मगर उठा ऊपर तक है। मतलब कुल मिला के ये आर्थो का है बेटा, ये मेटा का, ये क्या पैरा का। मतलब पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा है। अगर आप इस चीज को दिमाग में रख सकते हैं तो बहुत आराम से आप वहां पर अपना काम कर जाएंगे। बाकी अगर आपसे पूछता है कि वो इनके लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट में इतना थोड़ा वेरिएशन कैसे आया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपसे पूछ सकता है कि बेटा पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है और आर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है बाकी का। तो पैरा वाले में क्या होता है बेटा, क्लोज पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है इन कंपेयर टू आर्थो। इस वजह से बेटा पैरा वाले का जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट में ये लेक्चर जाएगा, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा ताकि कोई चीज भाई छूटी ना रह जाए। जो बच्चा ये लेक्चर देखेगा लगभग अपना इंटर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। मैं पहले बता चुका हूँ ये जो लेक्चर्स बनाए गए हैं वो नीट और आईटी लेवल के अकॉर्डिंग नहीं बनाए गए हैं, ये लेक्चर्स बेटा इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हेलो एरीज की। बच्चा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। किनकी बात कर लेते हैं बच्चा, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, इसके पहले हम लोग पढ़ के आए थे बेटा हेलो एल्केन्स। क्या पढ़ के आए थे बेटा हम लोग, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स में क्या होता था, हमारे पास कार्बन था और उस कार्बन पे यहाँ पर हेलोजन लगा होता था, ठीक है। अब बेटा हेलो एरीज की बात करें तो यहाँ पर बच्चा बेंजीन है और बेंजीन पर आपका हेलोजन लगा हो। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ गया कि ये जो हेलो एल्केन्स वाला हेलोजन था वो उस वाले कार्बन पर है जो बच्चा sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज। मगर ये जो बेंजीन का डबल बॉन्ड है बेटा ये कार्बन आपका कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अच्छा अब चूंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, हेलोजन के पास आपको जानकारी होगी 3 लोन पेयर होते हैं, मगर यहाँ पर सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पर सिस्टम में कॉन्जुगेशन नहीं है। इस वजह से बच्चा हेलो एल्केन्स में आपका रेसोनेंस पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं पॉसिबल है बेटा, रेसोनेंस। मगर देखिए इसमें आपके पास लोन पेयर होंगे और बगल में बेटा सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट डबल सिंगल। क्योंकि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो बेटा यहाँ पर आपका रेसोनेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग रेसोनेंस करके देख लेते हैं, ठीक है। देखने से क्या फर्क पड़ेगा, इसी से केमिकल रिएक्टिविटी डिसाइड होगी। ये आपका हेलोजन है, इसके बाद मैं बस एक लोन पेयर दिखा रहा हूँ, और भी लोन पेयर है अगर मैं एक दिखा रहा हूँ जगह कम है, ठीक है। तो इससे बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपको बताया गया होगा रेजोनेंस में डबल के बाद डबल नहीं बनेगा तो ये डबल टूट के इधर आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट फॉर्म आपका देखिए क्या बन जाएगा, रिंग आपकी ऐसे रहेगी। मैं केवल
केमिकल रिएक्टिविटी कंपेयर करा रहा हूं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। किसमें बेटा? हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये डबल हो गया, ये डबल हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड एक्स आ जाएगा, एक्स पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस। अब इसका जो रेजोनेंस होगा, इससे इलेक्ट्रॉन डबल यहाँ बनेगा, तो डबल के बाद टूट के यहाँ आएगा। इस तरह से पूरी रिंग में रेजोनेंस करता रहेगा। फाइनली मेरे को दिखाना ये था कि देखिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाया, तो यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है, यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लगभग 1 बना रहा। कितना बना रहा? 1। मगर यहाँ पे जब रेजोनेंस हो गया तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बेटा 2 हो गया। अब सिंपल सी बात समझिए, अगर मेरे को इस हेलोजन को हटाना है, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिए, अगर मेरे को हेलो एल्केन्स वाले हेलोजन को हटाना है तो आपको केवल एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। मगर अगर आपको हेलो एरीन के हेलोजन को हटाना है तो बेटा आपको 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो आप खुद बताइए, खुद सोचिए कि कहीं पर एक बॉन्ड ब्रेक करना आसान है या कहीं पर आपके 2 बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। तो आप सीधा जवाब निकाल लेंगे कि बेटा 2 बॉन्ड मुश्किल से ब्रेक होंगे और एक बॉन्ड बच्चा आसानी से ब्रेक होगा। 2 बॉन्ड बेटा मुश्किल से ब्रेक होंगे और बेटा एक बॉन्ड जो है ना बच्चा वो आसानी से ब्रेक होगा। इसका मतलब इसका जो हेलोजन है वो जल्दी नहीं हटेगा। जो मेरे पास sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन होता है वो जल्दी नहीं हटता है। इस वजह से क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हेलो एरीन का हेलोजन जो होता है वो बेटा इनर्ट होता है। कैसा होता है बेटा? इनर्ट हो जाता है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? जो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। मतलब इसको अगर हटाना है तो आपको बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको इसे हटाना है तो आपको बेटा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको हेलो एल्केन के एक्स को हटाना है तो आप लो टेम्परेचर पे ही आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ऐसा आपको 2 प्रकार की बताई गई थी, ये बहुत आराम से हो जाती हैं। मगर इस पे आपकी रिएक्शन नहीं हो पाती। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आपका जो हेलो एरीन्स होता है इसका हेलोजन इनर्ट होता है, तो उस केस में आप आंसर क्या लिखेंगे? आप इसके रेजोनेंस करके दिखा देंगे और बता देंगे देखिए इसके रेजोनेंस क्लियर है कि बेटा कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इस डबल को ब्रेक करने में बेटा क्या खर्च होगी? एनर्जी। मगर हेलो एल्केन्स में रेजोनेंस बेटा हो नहीं पाता। जब बच्चा इसमें रेजोनेंस हो नहीं पाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा और सिंगल बॉन्ड को बेटा ब्रेक करना जो है वो काफी ज्यादा क्या है? आसान है। बात समझ में आ रही है? इस वजह से यहाँ पर जो हेलो एरीन्स होते हैं ये काफी कम रिएक्टिव होते हैं और मेरे पास हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो काफी अधिक रिएक्टिव होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, चूंकि पता लग गया कि हमारे पास हेलो एरीन्स जो होते हैं वो जल्दी एसएन रिएक्शन नहीं देंगे। इनको अगर आपको एसएन रिएक्शन दिलवानी है तो आपको मोस्टली टेम्परेचर और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा या फिर कभी कभी बेंजीन रिंग पर कुछ ऐसे ग्रुप लगा दिए जाएं जिससे आपके हेलो एरीन्स की रिएक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, कैसे बढ़ेगी वो देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पहली रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विद एक्वस एनिवेज। जैसे हम लोगों ने वहां कराया था, वैसे हम लोग यहाँ कराएंगे। अगर आपने बच्चा क्लोरोबेंजीन को सीधे अगर आपने एनएच एक्वस एनिवेज दे दिया और टेम्परेचर प्रेशर की कोई व्यवस्था नहीं करी, मैंने अभी बताया था हेलोजन इसका इनर्ट होता है क्योंकि Cl के पास जो लोन पेयर होंगे उससे ये यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा होगा, जिससे बेटा क्लोरीन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इस वजह से इसका Cl जल्दी नहीं हटेगा। अगर आप यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को अगर आप एक्वस एनिवेज दे के छोड़ देते हैं तो यहाँ जवाब आएगा नो रिएक्शन। क्या आएगा बच्चा? नो रिएक्शन। तो यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर और लगभग 300 एटीएम। आप कंडीशन देख रहे हैं, क्या ड्रास्टिक कंडीशन है, कितनी खतरनाक भयावह कंडीशन है। तब जाके इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अटैक करता है और Cl को बाहर भेजता है। मगर मैं बता दूं जो बनेगा बेटा वो फिनॉल होगा। क्या होगा? फिनॉल। मगर फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है और आपके रिएक्शन मिक्सचर में बेस प्रेजेंट है। मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी भी रिएक्शन में आपका बेस प्रेजेंट है और वहां एसिड बन रहा है तो भैया वहां सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ देखिए फाइनली बनना तो फिनॉल था
और फिनॉल स्लाइटली एसिडिक होता है, जो वहां उपस्थित बेस से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा बच्चा? सोडियम फिनॉक्साइड O- और Na+। ये इस वजह से बन गया, बनना तो बेटा फिनॉल चाहिए था, बनना तो बेटा फिनॉल चाहिए था, मगर वहां पर फिनॉल एसिडिक है और NaOH बेसिक है, सॉल्ट बन गया। अब इसको आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से। HCl डाल दीजिए, H2SO4 डाल दीजिए, ये जाके यहाँ जुड़ेगा। वो सॉल्ट डिकम्पोजिशन का जो ट्रिक है वो एसिड बेस में सिखाया जाता है, और यहाँ पर आपका फिनॉल तैयार हो जाएगा। मगर ध्यान रखिए, ये रिएक्शन आपकी तब कराई गई है जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सीरियसली ऐसी बोर्ड में पूछा जाता है कि ओवरऑल यूपी बोर्ड में भी आता है कि क्लोरोबेंजीन का बेटा Cl इनर्ट क्यों होता है। दूसरा, अगर हम लोग रिएक्शन विद अमोनिया कराते हैं, अमोनिया भी बेटा न्यूक्लियोफाइल होता है, अमोनिया भी बच्चा न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर इसको दिया, अमोनिया आप देंगे, अमोनिया आप देंगे, लगभग 475 केल्विन आपका होता है, और लगभग 60 एटीएम के आसपास क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2 यहाँ पर एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। मतलब अमोनिया देना होता है, देखो कितना झंझट करना पड़ रहा है। जो एसएन रिएक्शनें हेलो एल्केन्स में कितने प्यार से हो जाती थी, यहाँ कितने प्यार, क्या यहाँ तो क्रूरता से नहीं हो रही है। मतलब देखिए 475 केल्विन टेम्परेचर, 60 एटीएम प्रेशर, ऊपर से कैटलिस्ट, तब जाके यहाँ पर अमोनिया का N2 लगेगा और मेरे पास HCl वगैरह बाहर निकल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई खास बैलेंस लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, और जो मॉलिक्यूल बनेगा वहां तो बेटा फिनॉल बन गया था, ये मॉलिक्यूल बेटा एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बच्चा? एनिलीन। तो यहाँ पर रिएक्शनें तो हो जाती हैं, मगर उन रिएक्शनों को कराने के लिए बेटा आपको कराना पड़ेगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर। इसी तरह से एक थर्ड नंबर की रिएक्शन है, रिएक्शन विद CuCN। ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन विद CuCN है। तो देखो ये मैं अलग से कराता हूँ, उसको मैं रफ कर लेता हूँ जरा, ठीक है, क्योंकि मेरे को इससे आगे 2 रिएक्शनें और करानी है, वो मैं देखता हूँ आगे। ठीक है, अगर मैं थर्ड नंबर पे आता हूँ तो CuCN का भी आपको पता है कि Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है। Cn माइनस क्या है बच्चा? न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये रहा मेरा क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ CuCN देंगे, टेम्परेचर लगभग वही 475 केल्विन, 60 एटीएम प्रेशर होगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल Cl, मतलब इस कंडीशन पे जाके आपका बच्चा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl हटेगा। तो यहाँ आपका जो बनेगा बच्चा साइनोबेंजीन बन जाएगा। साइनोबेंजीन का जरा मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, C+N, ठीक है, ऐसे ये बेटा साइनोबेंजीन है। इस कंपाउंड को लेकर के देखो, कहीं पर भी अगर साइनाइड ग्रुप आ जाए, ठीक है, कहीं पर भी आपका बच्चा साइनो ग्रुप आ जाता है, तो उसको लेकर के 2 रिएक्शनें बहुत फेमस हैं जो कन्वर्जन करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। जैसे पहला, एक इसका रिडक्शन बहुत फेमस है, और साइनोबेंजीन का बेटा हाइड्रोलिसिस भी बड़ा फेमस है। अगर मैं साइनो ग्रुप की अगर हाइड्रोलिसिस करता हूं, 2 मोल्स ऑफ वाटर खर्च होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, या बेस कैटलिस्ट भी ले सकते हैं। तो पूरा पूरा जो CN ग्रुप है बच्चा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन गया बेटा? बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, ये बड़ा फेमस कन्वर्जन है, और ये कन्वर्जन आपसे साइनोबेंजीन से नहीं पूछा जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन से पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपसे बच्चा बेंजीन से पूछा जाए, तो अगर आपसे कभी आ जाए, पूछ दे कि कैसे बनाओगे भाई बेंजीन से बेंजोइक एसिड, ठीक है, तो उसका एक तरीका ये है कि मैं इसका कराऊंगा बेटा क्लोरिनेशन, इसको दूंगा क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, हीट कर दूंगा। तो ये मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में सिखाया था कि मैं अगर बेंजीन का कराऊंगा क्लोरिनेशन तो बेटा वहां बनेगा क्लोरोबेंजीन, फिर उसको मैं साइनोबेंजीन बनाऊंगा और बाद में इसके करा दूंगा हाइड्रोलिसिस। अच्छा, इसी का अगर मैं रिडक्शन कराता हूं, मेरे पास एक रिएजेंट है LiAlH4, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये 4H दे देगा, 4H दे देगा, सिंपल सी बात है, ट्रिपल बॉन्ड में ये H जाके एडिशन दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा? एडिशन। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बेंजीन बच्चा ऐसे रहेगी, बेंजीन ऐसे रहेगी, और ये हो जाएगा CH2 और H2, एक प्रकार का एमीन बन जाएगा। एनिलीन तो नहीं है ये बेटा, प्राइमरी एमीन है मेरे पास, बेंजिल एमीन बोल सकते हैं इसे। मतलब ये 2 कन्वर्जन साइनोबेंजीन के भाई साहब बहुत ज्यादा ही
फेमस हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये मेरे पास 3 इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पेपर में ऐसे आता है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि भाई क्लोरोबेंजीन का Cl इनर्ट क्यों होता है, तो आप इस तरह से अपना जवाब बता सकते हैं कि भैया क्लोरोबेंजीन का Cl इस वजह फला फला वजह से इनर्ट होता है, और हेलो एल्केन्स का Cl काफी रिएक्टिव होता है। अब ये जो लेक्चर है, बस एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हेलोबेंजीन्स की अगर रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो क्या करें, और 2-4 कन्वर्जन इसके और बच्चे हैं, जैसे डीडीडी वगैरह बता दूंगा, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन वगैरह, ऑयल ऑफ विंटर इसमें नहीं आएगा। तो ये सब देखेंगे तो हमारे पास जो रिएक्शनें हैं वो बेटा पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मेरा एक फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जिसका नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो हेरीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।